नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम लोग मंगल दोष या मांगलिक दोष पर चर्चा कर रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं उसका अगला पार्ट लेके आया हूँ। आप लोगों ने पिछले दोनों वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका और धन्यवाद। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि मांगलिक दोष क्या होता है, किन किन भावों में बनता है, उनका प्रभाव कितना, कहाँ पर कैसा होता है, उसके आगे आज हमको जानना था कि जब भी हम ऐप से या किसी सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाते हैं तो कुंडली में हमें मांगलिक दोष या मंगल दोष दिखता है या लिखा हुआ आता है। लेकिन एक्चुअल में क्या मांगलिक दोष और मंगल दोष है, उसके लिए ज्योतिष के विद्वानों ने, ज्योतिष के पुस्तकों में उनके और विद्वानों के मतानुसार कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनको उनकी उस कुंडली पर जरूर लगाना चाहिए, जिससे कंफर्म हो जाए कि जो दिख रहा है वो एक्चुअली मंगल दोष या मांगलिक दोष है कि नहीं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे सूत्र हैं जिनको मांगलिक दोष कुंडली में अगर दिख रहा है तो ये सूत्र उस पर अप्लाई करके देखना चाहिए, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि वास्तव में वो दोष बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो विद्वानों या ज्योतिषविदों के विचारानुसार मांगलिक दोष या मंगल दोष कुछ परिस्थितियों में भंग या शांत हो जाता है। तो कौन सी परिस्थितियाँ? तो पहला पॉइंट ये है कि यदि लड़का और लड़की की जन्म कुंडली में मंगल एक ही भाव में बैठा हो, मतलब जब भी आप लड़का या लड़की कुंडली मिला रहे हैं और अगर दोनों की कुंडली में मंगल की पोजीशन एक ही भाव में, एक ही हाउस में है, जैसे कि अगर लड़के की कुंडली में पहले भाव में है और लड़की कुंडली में भी पहले भाव में है, या चौथे में है, दोनों में चौथे में है, दोनों की कुंडली में 7वें में है, 8वें में है, 12वें में है, तो ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष को निम्न या नगण्य स्थिति का माना जाता है। तो ये मतलब इस स्थिति में मांगलिक दोष उस कुंडली में नहीं काउंट होगा। ये है पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट की। अगर लड़के की कुंडली में जहाँ मंगल बैठा हो, ध्यान सुनिएगा, जहाँ लड़के की कुंडली में जहाँ पर मंगल बैठा हो उसी भाव में लड़की की कुंडली में यदि शनि या राहु बैठ जाते हैं तो यहाँ पर भी मांगलिक दोष को हम भंग मानते हैं या बहुत ही निम्न स्तरीय का मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मानते हैं कि लड़की की कुंडली में चौथे भाव में मंगल बैठा है, तो यदि जिससे उसका विवाह होने जा रहा है उसके चौथे भाव में ही, उस लड़की के चौथे भाव में ही शनि या राहु बैठ जाते हैं तो यहाँ पर मंगल दोष को परिहार माना जाएगा। ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, गुरु ग्रह या शुक्र ग्रह लग्न में बैठे हों और वक्री बैठे हों, मतलब आपके पास एक कुंडली है जिसका प्रथम भाव जो लग्न भाव होता है उसमें गुरु बैठे हों या शुक्र बैठे हों। ये नहीं देखना है आपको कि कौन सा लग्न है, उसमें मित्र है या नहीं है, उससे कोई यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ आपको ये देखना है कि लग्न में अगर गुरु और शुक्र हैं और वो वक्री स्थिति में हैं, अस्त हैं, तो यहाँ पर मंगल दोष नहीं होता है। और इसमें ऐड करना ये है कि लग्न में अगर मंगल है और मंगल जो है वो नीच राशि का बैठा हो, पॉइंट क्या है, अगर लग्न में शुक्र बृहस्पति बैठे हों और वक्री स्थिति में बैठे हों तो मंगल दोष नहीं है, और अगर लग्न में मंगल बैठा है लेकिन वो नीच राशि में बैठा है तो भी यहाँ पर मंगल दोष नहीं माना जाता है। तो यह आज का तीसरा पॉइंट है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि मंगल की बली चंद्रमा के साथ अगर युति है, युति मतलब कॉम्बिनेशन है, दोनों एक जगह एक ही घर में दोनों साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन साथ बैठने का होना चाहिए, दृष्टि का नहीं है। मतलब अगर ये जिस घर में, जिस हाउस में मंगल बैठा है वहीं पर बली चंद्रमा बैठा हो और उनकी युति है तो मंगल दोष कम हो जाता है, मांगलिक दोष कम हो जाता है। तो बली चंद्रमा का मतलब क्या होता है, चंद्रमा अपनी उच्चतम स्थिति में बैठा हो,
उच्च राशि में बैठा हो, या चंद्रमा षष्ठी तक का चंद्रमा हो, प्रथमा द्वितीया तृतीया से लेके षष्ठी तक का चंद्रमा हो तो बली चंद्रमा माना जाता है। शुक्ल पक्ष का षष्ठी तक का चंद्रमा बली माना जाता है। या तो उच्च अवस्था में हो या इन तिथियों में हो तो चंद्रमा बली माना जाए। तो बली अगर चंद्रमा है तो वो बली चंद्रमा एक तरीके भी होता है कि चंद्रमा अगर अपने घर में बैठा हो, मतलब कर्क राशि में ही बैठा हो, तो वहाँ पे भी चंद्रमा बली माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर बली चंद्रमा का युति मंगल के साथ हो जाता है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी भाव में अगर उनका ऐसा युति है, साथ बैठे हैं, तो मंगल दोष बहुत ही निम्न स्तर का हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ मेन सूत्र हैं जिनको हमेशा कुंडली में मंगल दोष अगर हमें दिखे तो देख लेना चाहिए। और भी कुछ मत हैं ज्योतिषविदों को, आचार्यों के, जिनके बारे में भी हम सोच सकते हैं कि जैसे कि जो कुंडली का सप्तम भाव का मालिक है, मतलब सप्तमेश है, सप्तम भाव में जो राशि बनी है उसके जो मालिक ग्रह हैं, अगर वो अपनी उच्च राशि में, अपनी स्वयं की राशि में या मित्र की राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, मतलब एग्जाम्पल ये देते हैं, मानते कि सिंह लग्न की कुंडली है, तो सिंह लग्न में सप्तम भाव में आपका पड़ेगा कुंभ राशि, जो है शनि की राशि। तो अगर शनि देव अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में या अपने मित्र की राशि में होकर केंद्र के घरों में, केंद्र घर कौन सा है, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, इन घरों में बैठे हैं, तो भी यहाँ पर मंगल दोष निम्न स्तर का हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग कुंडली में सप्तमेश अलग अलग होंगे, तो आपको केंद्र में देखना है कि सप्तमेश केंद्र में अपनी उच्च राशि में, मित्र राशि में या स्वराशि में बैठे हैं तो भी मंगल दोष कम हो जाता है। यहाँ पर ये देखेंगे। और एक सूत्र जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो भी है कि अगर मेष, वृष, सिंह, कुंभ लग्न अगर किसी जातक जातिका है तो विद्वानों के मतानुसार इन लग्न वालों में मांगलिक दोष नहीं माना जाता है। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत सारे लोग इस पर अपनी अलग अलग राय देते हैं, लेकिन कुछ ज्योतिषाचार्यों और कुछ किताबों में ये मत भी मिलता है। तो हमने क्या बोला, मेष, वृष, सिंह, कुंभ, ये 4 लग्न वाले अगर जातक जातिका हैं तो उनके में मांगलिक दोष नहीं माना जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये डिबेटेबल टॉपिक है, इसमें अभी बहुत कुछ रिसर्च चल रहा है। हमारी रिसर्च ये कहती है कि हम इन चीज़ों पर सहमत हो सकते हैं कई हदों तक। बाकी ज्योतिष पुरातन काल से अभी तक वैसे भी एक शोध का विषय रहा है, शोध का क्षेत्र रहा है, अभी भी हम लोग शोध में लगे हुए हैं। तो शोध जहाँ पर भी होगा हमेशा नई चीज़ें निकलेंगी। तो एक और सूत्र इसमें है, आप लोग नोट कर सकते हैं कि अगर प्रथम भाव में अपनी राशि का मंगल है, प्रथम भाव में अगर मंगल अपनी ही राशि में बैठा है, मतलब 1 नंबर या एक मेष राशि या वृश्चिक राशि में बैठा है, या चतुर्थ भाव में मंगल अपनी राशि में बैठा है 1 नंबर या 8 नंबर, या सप्तम भाव में उच्च राशि का मंगल बैठा है, अष्टम भाव में नीच का मंगल बैठा है, नीच राशि का मंगल बैठा है, और द्वादश भाव में अगर मित्र राशि मीन की राशि में मंगल बैठा है, तो ऐसे समय में भी मंगल दोष का जो मात्रा मानी जाएगी वो निम्न स्तरीय मानी जाएगी। तो दोस्तों, शुरुआती जो मैंने आपको पॉइंट बताए वो आपको लगा के देखने हैं। बात के पॉइंट्स भी मंगल दोष को सही साबित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी का कुंडली बनाएं, अपनी कुंडली बनाएं, किसी ऐप के माध्यम से बनवाएं, क्योंकि ऐप तो एक जनरल परसेप्शन पे काम करते हैं, उनके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है वो वैसे रिजल्ट आपको दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में मांगलिक दोष है कि नहीं, मंगल दोष है कि नहीं, ये देखने के लिए आपको इन सूत्रों को भी कुंडली में लगाना ज़रूरी है। तो आज के पार्ट के साथ हम लोगों ने मंगल दोष पर, मांगलिक दोष पर जो चर्चा की वहीं समाप्त होता है। देखिए, ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, इस पर हम लोग बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमने जो कार्य किया वो संक्षेप रूप में है। और इसमें अगर किसी को कोई भी समस्या है, किसी का कोई भी उपाय कह रहा हूँ, किसी को कोई भी सवाल है
और या सुझाव हैं वो भी मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि मैं भी ज्योतिष के क्षेत्र में अपने शोध को आगे बढ़ाता रहता हूँ। आपके सुझाव हो सकता है मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित हो सके। तो आज से हम मंगल की चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। अब अगर कोई और टॉपिक आएगा तो हम उस पर बात करेंगे। और जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं उनसे अनुरोध है कि पिछले दोनों वीडियो ज़रूर देखें, ताकि उन्हें पूरा सीक्वेंस समझ में आए कि हम कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अपना प्रेम सम्मान इसी तरह बनाए रखिएगा, अपने सुझाव और कमेंट्स हमें देते रहिएगा। मिलते हैं कुछ और टॉपिक पर चर्चा के साथ। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। श्री राधे।